हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है, हम प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं और अलग अलग डे हम आपको सीडीपी का सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। सोशल साइंस का भी कुछ प्रैक्टिस सेट हो गया आपका। साइंस का भी आपका जो बच्चा है उसको भी करवाना है। जो बच्चे साइंस को उन्हें साइंस वाला करवा देंगे बहुत जल्दी। बाकी आपके हिंदी, पेडागोजी सब सारी चीज़ें बची है, तो धीरे धीरे हम चीज़ों को करवाते रहेंगे। यहाँ पर देखिए, जो मेरे पुराने बच्चे हैं उन्हें पता है कि आपको प्रैक्टिस सेट कैसे करना है, और जो नए बच्चे उन्हें बता देना चाहते हैं कि आप एक पेन कॉपी लेकर बैठा करिए। वहाँ पर आप नंबरिंग क्या करिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप क्वेश्चन का उत्तर खुद दिया करिए। जब मैं क्वेश्चन आपको उत्तर देती हूँ तो आप क्वेश्चन पे मिलाया करिए कि आपने कितना उत्तर सही किया है। मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आपने ऑप्शन नंबर ए दे दिया, अब मैंने आपको उत्तर बता दिया, तो आप एक अगर सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। लास्ट में आप काउंट करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या दिया गया है, फटाफट से हम करते हैं। देखिए, सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने की कोशिश करिएगा। और आपकी वीडियो कम आ रही है। मैं सोच रही थी कि डेली आपको सारे जितने भी जैसे सीडीपी हुआ, ईवीएस हुआ, आपका संस्कृत हुआ, जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैं सोच रही थी सारे मतलब कि जितने भी सब्जेक्ट हैं एक दिन में सारे के वीडियो में एक एक करके आपको दूंगी। लेकिन तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, और मैं खुद सुबह से फ्री नहीं रहती हूँ और रात में भी नहीं फ्री रहती हूँ, तो नहीं हो पाता है क्योंकि मैं इतना थक जाती हूँ। फिर भी मैं आपको 8 साढ़े 8 बजे के बाद मैं आपको ये वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि आप सभी इतना कमेंट करते हैं, तो मुझे पता है कि एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है सब चीज़ें, और मैं दे नहीं पाती हूँ। लेकिन तो चलिए, कोई बात नहीं, जहाँ तक हो रहा है मैं उतना आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी नेक्स्ट मंथ में देखते हैं, हम नेक्स्ट मंथ में अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको सारे वीडियो प्रोवाइड करते रहूँगी, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से आपका। क्वेश्चन 1 में पूछा गया है कि गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए है मुख्य न्यायिक अधिकारी, बी है मुख्य बैंकर, सी है मुख्य व्यापारी, डी है मुख्य शिल्पकार। तो जो प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है वही आपको बताना है, जो गुप्त काल में था। तो यहाँ का जो उत्तर हो जाएगा आपका, मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि मुख्य शिल्पकार होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूछा गया है कि ओ भूर्ज वर्च छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गई हैं। मतलब देखिए, भूर्ज का मतलब क्या होता है, छाल होता है। एक छाल पर क्या होता है कि आपकी पहले के ज़माने में क्या होता था कि ये छाल जो होते थे, इसी छाल पे आपके जैसे ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं और मतलब सूक्तियाँ लिखी जाती थी आपकी। तो ये पूछा है कि वो कहाँ पाई गई छाल जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गई हैं। जो वैदिक प्रार्थनाएं हैं वो लिखी गई हैं। तो ऑप्शन 1 है कि कश्मीर में पाया गया है, या महाराष्ट्र में पाया गया है, या बंगाल में पाया गया है, या तो बिहार में पाया गया है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको कहाँ पाया गया है आपको बताना है कि कश्मीर है, महाराष्ट्र है, बंगाल है, या बिहार है। तो चलिए उत्तर बताइएगा आप सभी क्या होगा यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, कश्मीर में पाया गया है। इसका थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। आइए देखिए, ये जो आपकी छाल है वो कश्मीर में पाई गई है, जिस पर ऋग्वेद की क्या है प्रार्थनाएं और सूक्त लिखी गई हैं, ठीक है। ये लगभग क्या होती है, 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छपने वाली इस भुर्ज की जो वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था। तो यह पांडुलिपि पूरे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में अभी भी क्या है सुरक्षित रखा गया है। पाई कहाँ गई थी आपकी, कश्मीर में पाई गई थी, लेकिन सुरक्षित कहाँ रखा गया आपका, महाराष्ट्र के पुस्तकालय में रखा गया है, ठीक है। अभी भी आप इसे देख सकते हैं जाकर, मतलब ये सुरक्षित रखा हुआ है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें हम सूक्त कहते हैं। कहा गया है जैसे जो आपका ऋग्वेद है उसमें कितनी प्रार्थनाएं आपकी हैं, लगभग 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं आपकी इसमें हैं, और जिन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें ही क्या कहा गया है, सूक्त कहा गया है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। पूछ सकता है कि ऋग्वेद जो हमारा है उसमें कितनी प्रार्थनाएं हैं, तो आपकी 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। तो क्या पूछ सकता है कि सूक्त किसे कहा गया है, तो सूक्त उसे कहते हैं जो ऋग्वेद में हमारी प्रार्थनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस क्वेश्चन को फटाफट पढ़ते जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है आपको, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि इसी चीज़ को आप 2 बार कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए ताकि आपके माइंड में चीज़ें बैठी रहें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है ये दिखा देना चाहते हैं, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। ऑप्शन ए है शिल्पापादिकरम, ठीक है।
फिर से पढ़िएगा, शिल्पादिकरम, बी है वैल्यापति, सी है आपका मणिमेकलई, डी आपका है पेरिया पूर्णम। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि आपका उत्तर जो है वो कौन सा होगा। तो देखिए जो हमारी तमिल कृति है ये आम आदमी और आम पुरुष और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी से होगा, पेरिया पूर्णम जो हमारी है ये सूचित करती है। ठीक है, कौन? पेरिया पूर्णम, याद रखिएगा, नाम क्या है इसका? पेरिया पूर्णम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, इसमें से आपका कौन सा मेल नहीं खा रहा है? तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, खुजराहो चंदेल, ये सही है। ठीक है, एहोल चालुक्य, ये भी सही है। कांचीपुरम पल्लव, ये भी सही है आपका। लेकिन जो महाबलीपुरम है वो चोल में नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत होगा। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखेंगे, आइए देख लेते हैं। क्योंकि आपको देखिए ये वंश है आपके और ये क्षेत्र है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा खुजराहो क्षेत्र है वो चंदेल वंश का है। एलोह जो हमारा क्षेत्र है वो चालुक्य वंश का है। कांचीपुरम जो हमारा है वो पल्लव वंश का है। और महाबलीपुरम भी हमारा क्या है? पल्लव वंश का है। और यहाँ पर महाबलीपुरम आपका चोल वंश में दे दिया था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सुमेल नहीं करता है। महाबलीपुरम क्षेत्र का संबंध किससे? हमारे पल्लव वंश से है। ठीक है, तो ये आप वंश याद रखिएगा कि आपको कौन किस वंश से रिलेट कर रहे हैं। जैसे खुजराहो आपके चंदेल से हैं, एहोल आपके चालुक्य से हैं, कांचीपुरम पल्लव से है, महाबलीपुरम क्या है? पल्लव से है। तो इनको याद रखिएगा आप सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको मिलान नहीं करना है, सॉरी, यहाँ पर आपको विचार करना है कि ये जो आपका 1 2 3 दिया गया है इसमें से कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। ऑप्शन 1 कह रहा है कि तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। 2 कह रहा है कि तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। 3 कह रहा है कि वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। ठीक है, तो बताइए आप यहाँ पर क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो हमारे तवारीख को सुरक्षित व्यक्ति द्वारा उर्दू में नहीं लिखा गया था, इसको हम गलत करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 और 3 हमारा सही होगा कि तवारीख के लेखक जो थे वो नगरों में रहते थे, सही बात है। और वे क्या करते थे? वे प्रायः सुल्तानों के लिए ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में क्या करते थे? चीज़ों को लिखा करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा कि बोथ सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे? आपके सही होंगे। थोड़ा सा हम इसका स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। अब देखिए तवारीख के बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं। जो तवारीख होते हैं, देखिए सेम वही चीज़ें हैं कि तवारीख जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो नगरों में रहते थे और ये इतिहास सुल्तानों के लिए बहुत सारे पुरस्कार पाने के लिए क्या करते थे? आशा में लिखा करते थे। ये क्या करते थे? इतिहास लिखते थे। और तवारीख के जो लेखक है सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटना का क्या करते थे? वो वर्णन करते थे। वहाँ पे क्या करते थे? जैसे जो राजा महाराजा हैं उनकी जो भी घटनाएं होती थी उसका वर्णन करते थे और किसी राजा के बारे में अच्छा वर्णन करते थे। तो वो पुरस्कार के लालच में ये सारी चीज़ें करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। तवारीख जो है आपकी वहाँ पर देखिए उर्दू लिखा गया है, लेकिन उर्दू में नहीं। तवारीख आपकी क्या है? किस भाषा में लिखी गई है? आपकी फारसी भाषा में। ये याद रखिएगा, जो तो आपकी तवारीख है वो फारसी भाषा में लिखी गई है। इसका ध्यान दीजिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि सूरदास ने कौन सी रचना लिखी है। सूरसागर लिखी है, सुरसरारी, साहित्य रत्ना, साहित्य लहरी। तो बताइए कौन सी रचना इन्होंने लिखा है, कौन सा नहीं लिखा है। तो देखते हैं क्वेश्चन में जो हमारा यहाँ पर देखिए संकलित नहीं है, तो आपके जो साहित्य रत्ना है ये सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। बाकी सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी ये तीनों रचनाएं क्या है? आपके सूरदास द्वारा संकलित की गई हैं। ये सूरदास की रचनाएं हैं, सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर कारण और कथन आपका पूछा गया है, तो इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिखाएंगे। इसमें बस हम आपको ऑप्शन बता देना चाहते हैं कि क्या कथन ए सही होगा या बी सही होगा, कथन ए गलत होगा, बी होगा। आपको पढ़ के बताना है कि इन दोनों में से कौन गलत कह रहा है, कौन सही कह रहा है, क्योंकि ऑप्शन आपके बहुत ज़्यादा बड़े हैं। लास्ट में हम आपको ऑप्शन दिखा के उसका उत्तर सही कर देंगे। ठीक है, तो कथन क्या है? कहना चाह रहा है कि 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। तो आपको क्या लगता है कि ये सही कह रहा है? तो सही कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ था? जो मुगल साम्राज्य थे वो धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्र में क्या हुए? बिखर गए। कारण क्या था इनका? कि मुगल सम्राट की सत्ता
जो मुगल सम्राटों की सत्ता थी, वो सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली थी। तो इसके कारण ये क्या किए थे, इनके जो राज्य थे वो बिखर गए थे। तो ए और बी दोनों सही है। जो आर जो हमारा कारण है वो कथन ए का सही कारण बता रहा है। ठीक है, तो आइए ऑप्शन भी हम दिखा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा इसमें कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि किस क्षेत्र में भूस्वामियों को बिल्लार कहा जाता था। जो भूस्वामी थे, जो लैंड ऑनर थे, उनको बेल्लार कहा जाता था। तो वो कौन सा क्षेत्र था वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र क्षेत्र, बी है तमिल क्षेत्र, सी है पंजाब, डी है आपका बंगाल क्षेत्र। तो किस क्षेत्र में आपको कहा जाता था बिल्लार। बिल्लार आपको याद रखना है कि किस क्षेत्र में कहा जाता था। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जो बिल्लार है, बिल्लार तमिल क्षेत्रों में उन्हें क्या कहा जाता था, बिल्लार कहा जाता था। जो भूस्वामी होते थे या जो जमीन के मालिक होते थे उन्हें लोग तमिल में क्या कहते थे, बिल्लार कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन में देखिए है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो पूरा स्क्रीन पे नहीं आ पाता, इसलिए हम ऑप्शन नहीं दिखा पा रहे हैं इसका। तो क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको उत्तर का चुनाव करना है कि क्या इसमें से ए सही कह रहा है या बी सही कह रहा है, या ए गलत कर रहा है बी गलत कर रहा है, कौन किस तरीके से बात कर रहा है, उनकी बात को हमें सही गलत देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि राजा राम मोहन राय जैसे लोग को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। तो ये बहुत सही बात है, ये राजा राम मोहन के लिए ये कहा जाता है। ऑप्शन बी है कि सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। तो ये भी सही बात है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए बी दोनों सही है। तो आइए ऑप्शन भी आपको दिखा देते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा यहाँ पर कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, यहाँ पर सी जो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज प्रेरित था। ऑप्शन ए है समाज प्रार्थना समाज द्वारा, बी है आर्य समाज द्वारा, सी है ब्रह्म समाज द्वारा, डी है आपका युवा बंगाल आंदोलन द्वारा। तो देखिए, जो पूर्व का जो मद्रास था चेन्नई आपका में स्थापित वेद समाज जो था वो किससे प्रेरित था, यही आपको बताना है। तो ये जो का मद्रास था जो चेन्नई में स्थापित है, पूछ सकता है कि वेद समाज से कौन प्रेरित था, जिससे अभी पूछा है। तो ये आपके ब्रह्म समाज द्वारा प्रेरित था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करिएगा, ये ब्रह्म समाज द्वारा आपका प्रेरित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन आपको पढ़ना है, उसके बाद पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, बताना है कि कथन क्या कर रहा है, कारक क्या कर रहा है, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कर रहा है। बस आपको यही देखना है। देखिए, कथन ये कह रहा है कि ईसवी रामास्वामी नायकर, ईवी है, ठीक है, सॉरी ईसवी मैंने बोल दिया गलती से, ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता, भगवद गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। तो सही बात है, जो आपके रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता थे, वे भगवद गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के क्या थे, बहुत बड़े आलोचक थे। कारण क्या था इनका, कारण जान लेते हैं कि पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये भी सही बात है। तो हमारा कथन ए और कारण आर दोनों क्या है, सही है। और जो कथन आपका ए है और कारण जो आर है, जो कारण है वो कथन ए का सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है आपका। ठीक है, तो चलिए इसका हम ऑप्शन भी आपको दिखा देना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा कि ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका गवर्नर जनरल से पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे। ऑप्शन ए है कैनिंग ने कहा था, बी है डलहौजी ने कहा था, सी है हार्डिंग ने कहा था, डी है एल्गिन ने कहा था। तो देखिए, गवर्नर जनरल की घोषणा की थी, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे। तो जो आपकी कैनिंग है, कैनिंग ने ही क्या किया था, घोषणा किया था कि जो जफर है वो अंतिम मुगल राजा होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं।
क्वेश्चन आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था। ऑप्शन ए है कि अंग्रेजी, बी है बांग्ला, सी है मराठी, डी है उर्दू। तो उत्तर बताना आप सभी को कि देखिए केसरी अखबार के बारे में बता देना चाहते हैं। ये मुंबई से छपता था और ये अखबार किसका था? ये अखबार जो था आपका बाल गंगाधर तिलक का था। ठीक है, और ये किस भाषा में छपता था ये पूछा गया है। तो ये मराठी भाषा में छपता है। आपसे पूछ सकता है कि कहाँ से छपता है, तो मुंबई प्रांत से छपा था और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा छपा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उसका जो प्रकाशन था आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा था, ये याद रखिएगा, और बम्बई से ये प्रकाशित होता था और इसकी जो भाषा थी वो मराठी थी। ठीक है, और जो बाल गंगाधर जो तिलक थे, उन्होंने 2 अखबार किया था, एक मराठा और एक केसरी, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक मराठा और केसरी था। जो आपका मराठा जो था वो आपके किस में छपता था और केसरी किस में छपता था? देखिए सर उल्टा था। ठीक है, केसरी की इन्होंने मराठी में किया और मराठा को क्या किया था इन्होंने इंग्लिश में किया था शायद, ये ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1909 एक्ट, ऑप्शन बी है 1991 एक्ट, ऑप्शन सी है 1935 एक्ट, ऑप्शन डी है भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो बताना आपको यहाँ पर उत्तर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन में आपको कहना चाह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है, तो वो एक्ट कौन सा है, किसके द्वारा लिए गए हैं, आपको ये बताना है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। तो देखिए जो हमारा भारतीय संविधान है उसके द्वारा हमारा जो 1935 एक्ट 1935 है, उसके द्वारा हमें काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा, आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम चलते हैं आपके कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछा गया है, ग्रह चंद्रमा की संख्या दिया गया है आपको। तो देखिए मंगल के पास 2 चंद्रमा की संख्या 2 है, जुपिटर के पास 53 है, गलत है, यूरेनस के पास 52 है, ये भी गलत है, नेपच्यून के पास 13 है, ये भी गलत है। अब आइए एक बार इसका हम डिस्कशन कर लेंगे ताकि आपको याद रहे। ठीक है, देखिए जो आपका BCD है ये तीनों क्या है आपके गलत हैं। ठीक है, बृहस्पति ग्रह में चंद्रमा की संख्या कितना है, चंद्रमा या उपग्रह की संख्या जो है वो 22 न होकर वो 27 है। बृहस्पति इसमें क्या है आपके 27 है, ये याद रखिएगा। नेपच्यून में चंद्रमा की संख्या कितना है, 13 न होकर आपके कितने हैं यहाँ पर 14 हैं, ये याद रखिएगा। नेपच्यून में कितने चंद्रमा की संख्या 14 है। मंगल नामक ग्रह के 2 उपग्रह हैं। ठीक है, चंद्रमा की संख्या है फोबोस और डीमोस, ये इसके 2 उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आपको याद हो गया। इसका 52 न होकर क्या है 27 है, सॉरी 52 न होकर 27 है, 53 का कहाँ गया आपका, एक सेकंड देखते हैं। देखिए बृहस्पति ग्रह में चंद्रमा की संख्या उपग्रह 52 न होकर 27 है, बृहस्पति में 52 न होकर 27 है, एक्सप्लेनेशन ही आपका गलत दिया है, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, बाकी हम आपको बता देंगे, बस यहाँ पर याद रख लीजिएगा कि जो मंगल ग्रह है आपके 2 यहाँ पर है। ठीक है, इसका जो मंगल ग्रह है जिसमें चंद्रमा की संख्या है 2 है, फोबोस और डीमोस है, इसको याद रखिएगा। बाकी ये तीनों आपके गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको चयन करना है, बताना है कि कथन ए सही है, आर सही है, क्या आर एक्सप्लेनेशन ए की सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए कथन क्या कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, तो सही बात कह रहा है ये। कारण है कि सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम उष्मा देती हैं। देखिए उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंडक होती है। ठीक है, ये हो गया आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो हमें यहाँ पर क्या बनाना है, ये आपका बनाना है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ ही ऊपर आपका ये ध्रुव होता है, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, आप सभी को पता है। तो सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं, कम उष्मा देती हैं। चलिए ये तो ठीक है, ये कह तो सही रहे हैं
कि सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती है और कम ऊष्मा देती हैं, लेकिन ये इनका एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो आर है, देखिए कथन इनका कहना भी सही है, इनका भी कहना सही है, लेकिन जो आर है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं इनका, कथन ए का। तो आइए यहाँ ऑप्शन दिखा देना चाहते हैं आपको कि कौन सा सही होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर, ठीक है, कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका कहा गया है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि, क्यों उदय होता है। ऑप्शन ए है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, बी है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, सी है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, डी है पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे लेता है। पृथ्वी का एक चक्कर जो है वो 24 घंटे लेता है। तो सूर्य पूर्व में उदय होता है क्यों, आपको ये बताना है रीजन। जैसे हम आपसे पूछते हैं कि सूर्य किधर उदय होता है तो आप बताते हैं पूर्व में होता है। तो अगर हम यही आपसे पूछ दें कि क्यों होता है तो आपको रीजन बताना है। तो आज से आप सभी ये रीजन जान लीजिएगा कि जो सूर्य वो पूर्व में क्यों उगता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। ऐसे क्या है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसीलिए क्या होता है सूर्य हमारा किधर पहुंच जाता है, पूर्व की तरफ पहुंच जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि भारत में केंद्रीय सरकारी, एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय पूर्वाह्न 9 बजे भारतीय मानक समय है, ठीक है। जो हमारे यहाँ स्कूल विद्यालय सरकारी जो खुलते हैं उनका टाइमिंग क्या आपका 9 बजे है। चंडीगढ़ के पास 76 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर और कलकत्ता के पास 88 डिग्री 15 मिनट पूर्व देशांतर क्रमशः पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। ऑप्शन ए है कि 8:37 पूर्वाह्न और 9:37 पूर्वाह्न क्रमशः, 9:37 AM एंड 8:37 AM, ठीक है, पूर्वाह्न क्रमशः। फिर तीसरा है आपका कि 9:23 पूर्वाह्न और 8:37 पूर्वाह्न। चौथा है आपका कि 8:37 पूर्वाह्न और 9:23 पूर्वाह्न क्रमशः, ठीक है। तो उत्तर बताना है क्या है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा कि 8:37 पूर्वाह्न और 9:23 पूर्वाह्न क्रमशः होगा, ठीक है। ये आप सभी कर लीजिएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पर देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि दक्कन पठार अपने पश्चिम भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा है। ऑप्शन ए है सतपुड़ा श्रेणी, बी है विंध्य श्रेणी, सी है सह्याद्री श्रेणी, डी है नीलगिरी, ठीक है। तो किससे जुड़ा हुआ है आपको ये बताना है। देखिए दक्कन का जो पठार है वो अपने पश्चिम भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है। तो देखिए दक्कन का पठार इसी, जो ऐसे मान लीजिए ये हमारा भारत है, ठीक है। अब देखिए हमारा मैप उतना अच्छा नहीं है, बस ऐसे ही बना दे रहे हैं, ठीक है। ये भारत है, तो इसी साइड में हमारा क्या है, दक्कन का पठार है, ठीक है। तो वो किससे जुड़ा हुआ है आपका, तो इसकी जो विशेषता है वो आपके सह्याद्री से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही कर लीजिएगा, सह्याद्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। चलिए यहाँ पर मेल आपको सुमेलित करना है, कॉलम दिया गया आपका और उसके बाद ऑप्शन में दिया गया है सुमेल करना है कि संगमरमर, बी है बलुआ पत्थर, सी है कोयला, डी है ग्रेनाइट। अब इसको सुमेल करना है कौन किस में सुमेलित होगा। तो चलिए मिलाते हैं, जो हमारा संगमरमर होगा वो कहाँ पर जाएगा। देखिए जो हमारा संगमरमर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 पर जाएगा, ये हमारा औषधि सेल है। संगमरमर कैसा हमारा औषधि सेल है। बी हमारा क्या है, बलुआ पत्थर, जो बलुआ पत्थर आपका है वो कायांतरिक सेल होगा, ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा, इसको मिलाइएगा, ये कायांतरिक सेल होगा आपका। सी पर हम आते हैं, क्या हमारा कोयला है, कोयला आपका आग्नेय सेल है, ये 3 पे ही रहेगा। फिर आते हैं ग्रेनाइट बचा हमारा, ग्रेनाइट क्या है हमारा जीवाश्म ईंधन है, तो ऑप्शन नंबर 2 पे जाएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। अब आइए नीचे हम आपको दिखा देते हैं इसको एक बार सुमेल करके। देखिए संगमरमर कहाँ पर आपका दिया गया है, कायांतरिक सेल में है, बलुआ पत्थर औषधि सेल है, कोयला जीवाश्म आपका ईंधन है, ग्रेनाइट क्या है आपका आग्नेय सेल है। तो ये इस तरीके से आप मिला लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा कि संगमरमर कौन सा सेल है, बलुआ पत्थर कौन सा सेल है, कोयला कौन सा सेल है और ग्रेनाइट कौन सा सेल है। तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चन। बाकी 20 क्वेश्चन हम कल देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और
आज हम सोच रहे थे आप लोग को हिंदी भी पढ़ा दें, तो हिंदी का भी हम देख लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक ज़रूर पहुँचे। और जो वीडियो है अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करिए, और अपने जितने भी आपके सोशल मीडिया है वहाँ पे शेयर भी किया करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाया करिए, ताकि जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुँच पाती है वो भी उनके पास भी पहुँच जाए और वो पढ़े। अब लेकिन मुझे पता है सारे लोग नहीं शेयर करेंगे, क्योंकि कंपटीशन इतना है, लोग सोचते हैं कि हमारा हो उनका ना हो। लेकिन आप ऐसा मत सोचा करिए, जितना ही कंपटीशन में आप पढ़ाई करेंगे, समझ जाइए आपका जो दिमाग है वो उतना ही तेज होगा। ठीक है, तो आप अगर कंपटीशन है तो कंपटीशन को देख के डरिए मत, आपको खुश होना चाहिए कि हम उतना ज़्यादा मेहनत करेंगे और हम उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।